नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हमारी टीम के द्वारा प्रतिदिन डेली प्रश्नोत्तरी में विभिन्न विषयों से प्रतिदिन कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर के आ जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न या तो आपके एग्जामों में कभी पूछे गए हैं या तो आपके एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो साथियों, उसी कड़ी में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए आज का जो ये सेशन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन प्रश्नों का आंसर देने में बहुत ही ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। चलिए, तो हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला जो काम है वो कौन सा संस्था करती है? ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में विभिन्न बैंकों के द्वारा स्थापित अलग अलग बैंकों के अलग अलग एटीएम हैं, लेकिन हम उन एटीएम में किसी भी एटीएम का डेबिट कार्ड डालते हैं और यूज करते हैं तो उससे हमको पैसा क्रेडिट हो जाता है, हमको पैसे मिल जाते हैं। कैसे मिल जाता है? आखिर में किस प्रणाली पर यह काम करता है, कैसे काम करता है? तो इसको काम करने के लिए हमारे देश में एक संस्था बनाई गई है। उस संस्था का देखिए नाम है, क्या नाम है इसमें देख लेते हैं। भारतीय बैंक एसोसिएशन नहीं, ये नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, डिपॉजिटरी लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। जी हाँ, ये नाम आपको मिल गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इस संस्था का नाम है। ठीक है ना, जो आपके देश में सभी एटीएमों को एक साथ जोड़ने का काम ये करता है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने वाला क्वेश्चन है और कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इसे कहते हैं, और फिर बैंकों के पास समय जमा या टाइम डिपॉजिट। इन तीन जमाओं के या तीनों के बारे में बात कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत के व्यापक धन या M3 में शामिल है? व्यापक धन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाई मनी पावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाई मनी पावर। इंग्लिश में उच्च शक्ति मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? हाई मनी पावर, इस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें M3 शामिल होता है। M3 में क्या क्या होता है? ए भी शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ए भी शामिल होता है और ए भी शामिल होता है। इस तरीके से इसमें सभी शामिल होंगे, तो सही आंसर आपका डी होगा। डी ये रहा आपका आंसर। साथियों, ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? किसके साथ मल्टीप्लायर जो है बढ़ता है? इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है आरक्षित नगद कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर कह रहा है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। जी हाँ, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि मनी जो है आपकी मनी मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है या मुद्रा के गुणक के रूप में काम करता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी, ये सब काम नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या है? काली मुद्रा क्या है? व्हाट इज द ब्लैक मनी? ब्लैक मनी किसे कहते हैं? यह एक अवैध मुद्रा है, यह एक जाली मुद्रा है, यह गंदी या खराब मुद्रा है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर का भुगतान नहीं किया गया होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला आंसर आपका सही होगा।
कि यह अवैध मुद्रा है ना, जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। कागजी मुद्रा, कागज की मुद्रा, पहले हमारे देश में सोने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन था। तो पहली बार कागज की मुद्रा कब चलाई गई, तो पहली बार कागज की मुद्रा, ध्यान रखिएगा ये वाला आंसर सही है आपका, 1862 ईस्वी में पहली बार हमारे देश में कागज की मुद्रा चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय जो हमारी आरबीआई है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, वह जो है कितने रुपए तक की नोट को छाप सकता है, उसके पास अधिकार दिया गया है। तो भारत सरकार ने जो अधिकार दिया है वह है 10,000 रुपए तक की नोट की वो छपाई कर सकता है। इससे ऊपर की नोट की छपाई करने के लिए फिर भारत सरकार के द्वारा उसे क्या है, अनुमति देनी होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारक। मुद्रास्फीति के क्या कारण है, ठीक है ना। मुद्रास्फीति के कारक के बारे में बात किया जा रहा है, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। जी हाँ, महंगाई में वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तभी तो हम लोग उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है मुद्रा का मूल्य घटता है, तो ध्यान रखिएगा मुद्रा का मूल्य, उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। प्राइस, वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, और इसी को ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो ध्यान रखिए ये, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए आपका आंसर सही होगा, डी वाला, उपरोक्त ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा आपके सामने, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ पे विचार करना है। कह रहा है मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। जी हाँ, महंगाई में, मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में जो ऋणी होता है, जो ऋण लिया होता है, उसको लाभ पहुंचता है, ठीक है ना। क्यों लाभ पहुंचता है, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा है मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। जी नहीं, इनको नुकसान होता है। तो ये वाला तो गलत हो गया है ना, लाभ नहीं, हानि होती है, इसको तो लाभ होता है। चलिए तो इस तरीके से हमारा आंसर केवल एक सही होगा, इस तरीके से ए वाला आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन ए रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में कर्मचारियों की महंगाई और भत्ते का निर्धारण का आधार है। ध्यान रखिएगा, हर साल जो है सरकार के द्वारा जो भी हमारे देश में, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको महंगाई भत्ता बढ़ा करके दिया जाता है, जो है इंक्रीज किया जाता है। तो वो किस पर आधारित है, किस पे, राष्ट्रीय आय पर, जीवन स्तर पर, है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर, या प्रति व्यक्ति आय पर। तो ध्यान रखिएगा ये वाला आंसर आपका सी वाला सही होगा, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर यह आधारित होता है। तो इस तरीके से आप आंसर क्या लगाएंगे, सी का लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, कह रहा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI होल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, संस्था या कार्यालय जारी करता है। संस्था कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जी नहीं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जी नहीं, ए वाला आपका बी वाला सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो आपको क्या लगाना है, बी ऑप्शन सही लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अच्छे से रटते जाइए, चलिएगा साथियों। कीजिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग जो है शाम को ISPCS का हमारा एक मेन परीक्षा को ध्यान में रख करके बैच चलाया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के विद्यार्थी उसमें शामिल हैं, और जिसका वो रनिंग बैच है, और उसमें अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। जो भी लोग अगर उसको लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। और हम लोग अभी जल्द ही, ठीक है ना, अगले हफ्ते एक नया बैच हम लोग सुबह के समय, है ना, ISPCS, है ना, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर के फिर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग अपना नामांकन शुरू करा लें, ठीक है ना। जैसे ही नामांकन आप करा लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे किसी भी बैच में बच्चों की जो संख्या होगी, एक लिमिट होगी, एक लिमिट के बाद बच्चों को हम लोग वहाँ पे नामांकन नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिससे इसलिए किया जाएगा कि जिससे कि हम लोग उन विद्यार्थियों को प्रॉपर तरीके से जो है ध्यान रख सकें, और उन्हें जो है हम लोग जो है सपोर्ट कर सकें। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 19 जुलाई 1979 को। तो ये ध्यान रखिएगा, जुलाई 1969, सॉरी 79 नहीं 69, 1969 में, ठीक है ना। कब, 19 जुलाई को हुआ था। तो पहली बार 19 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण
किया गया था। चलिए, तो ए वाला आपका आंसर सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ए रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है, फिर यहाँ पे विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आपको इसमें से ऑप्शन का आंसर देना है। पहला कह रहा है, गोरवाला समिति की संस्तुति पर के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। गोरवाला समिति की सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। ये बातें तो सही हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, एसबीआई की स्थापना 1955 में हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो एसबीआई है वास्तव में उसकी स्थापना नहीं की गई थी। एक इंपीरियल बैंक था जो 1921 में स्थापित किया गया था, उसी का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो हम उसे का नाम परिवर्तित किया गया था। तो ध्यान रखें, तो तब से ये क्या है, एसबीआई कहलाता है। तो ध्यान रखें, तो पहला क्वेश्चन तो सही हो गया। फिर कह रहा है कि ठीक है ना, 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। जी हाँ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। इस तरीके से आपका सही आंसर होगा सी वाला, दोनों सही है। और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, अगर इसकी हम बात करें तो इस समय टोटल कुल बैंकों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 बैंकें हैं। ठीक है ना, इन 12 बैंकों में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दिया जाए, अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो संख्या बचती है 11। तो सही आंसर आपका सी वाला आंसर सही होगा, 11। क्या होगा, 11। ध्यान रखें, तो ए वाला आंसर आपका सी वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक है ना। तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे अप्लाई करके एचडीएफसी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक के रूप में स्थापित हो चुका है। तो सही आंसर आपका एचडीएफसी वाला होगा। इस तरीके से हम सी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक, ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी पहले जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक था। ठीक है ना, वो भी व्यापारिक बैंक था। और फिर जो है आईसीआईसीआई बैंक पहले था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, तो आईसीआईसीआई था। तो अब क्या है, एचडीएफसी, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, क्या कहता है बीबीबी के बारे में, अन्य भारतीय बोर्ड ब्यूरो के बारे में बात कर रहा है। आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। जी नहीं, ये गलत है, बीबी का चेयरमैन नहीं होता है। फिर कह रहा है बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन के लिए सुनिश्चित करता है। यही क्या है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, ठीक है ना, उन बैंकों का कौन सा प्रेसिडेंट होगा, कौन व्यक्ति होगा, तो इसका निर्धारण करता है। तो सही हो गया काम। ठीक है ना, फिर कह रहा है बीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनीतियों एवं पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, ये भी काम करता है। तो ये भी सही हो गया और आपका ये भी सही होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 2 और 3 इस तरीके से देखेंगे तो बी वाला आंसर आपका 2 और 3 ये सही होगा, ए वाला आंसर आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब किया गया। लीड बैंक, अग्रणी योजना बैंक का प्रारंभ कब किया गया। ध्यान रखिएगा साथियों, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में इसमें किया गया है। ऐसा ही आंसर ये होगा। लीड बैंक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो कब, दिसंबर 1969 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है सिडबी की स्थापना कब की गई। ठीक है ना, सिडबी की स्थापना है ना की गई है, कब नहीं की गई है, किस उद्देश्य से की गई है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिडबी। सिडबी क्या है, ध्यान रखिएगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय लखनऊ में है, स्थित है, लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु नहीं, ये नहीं है, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना। जी हाँ, ये तो उद्देश्य इसका है। बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, ये भी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ये आपका बी वाला सही आंसर होगा। तो आपको बी आंसर लगाना है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समितियों में किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है। वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसको करने के लिए सबसे पहले आपने जो सिफारिश दी थी वो दिया था रंगराजन समिति के द्वारा। रंगराजन एक समिति थी, इसके द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न में से किस समिति के द्वारा की गई थी। वो समिति बताना है जिसकी सिफारिश पर, ठीक है ना, क्या किया गया था, भुगतान बैंक की स्थापना की गई थी, तो वो समिति थी, ठीक है ना, नचिकेत मोड़ समिति। नचिकेत मोड़ समिति, इस तरीके से आपका विकल्प क्या होगा, डी वाला आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मतलब कि एनबीएफसी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो एनबीएफसी ध्यान रखिएगा क्या है, एनबीएफसी की बात कर रहा है। एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 में किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी 2018 को। तो सही आंसर क्या होगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रहा लघु अवधि ऋण है। लघु अवधि ऋण है मतलब ध्यान रखिए, हमारे देश में जो ऋण दिया जाता है वो कितनी अवधि का, कुछ शॉर्ट टर्म में होता है, कुछ मिडिल टर्म होता है, और फिर कितना कुछ लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह 15 माह होता है। कितना होता है, 15 महीने। ठीक है ना, 15 महीने से अधिक और 5 साल तक की जो है अगर के बीच का ऋण लिया गया है तो मिडिल जो है, अगर देखा जाए तो जो है मिडिल जो है अवधि का ऋण है। और अगर 5 साल से अधिक का अगर ऋण लिया गया है, इसका मतलब क्या है, वो जो है लंबे समय का ऋण लिया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने, क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, एक गांधीनगर में। गांधीनगर ये आपका सही आंसर होगा। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, तो गांधीनगर गुजरात में, ये वाला आपका आंसर सही होगा, गांधीनगर गुजरात। तो इसको आपको वो करना है। ये क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा, सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, इसके लिए फंडिंग का थोड़ा सा एक काम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। शीर्ष संस्था मतलब किसी भी क्षेत्र में हर एक शीर्ष संस्था होती है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई होता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में इरडा होती है, ठीक है ना, अभी टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई होता है, ठीक है ना, ये सभी क्या होती हैं, शीर्ष संस्थाएं होती हैं। ऐसे ही इनमें से कौन सा नहीं, सिडबी है, ध्यान रखिएगा, सिडबी, ठीक है ना, ये भी शीर्ष संस्था है। नाबार्ड भी है, राज्य सहकारी बैंक भी है। भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, शीर्ष संस्था नहीं है, ठीक है ना, तो भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सेबी अधिनियम कब पारित किया गया। सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना तो साथियों 1988 में की गई थी, 1988 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये सही आंसर आपका क्या होगा, 1992, सी वाला आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे। ध्यान रखें, हमारा जो है आर्थिक जो राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तो सीधी सी बातें हैं, आर्थिक गतिविधियां वहीं पे ज़्यादा होंगी, तो शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो मुंबई में स्थित है, ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा, ये वाला और मुंबई में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निक्की क्या है, व्हाट इज द निक्की। निक्की ध्यान रखिएगा साथियों, ये जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है। जापान, या हम कह सकते हैं जापान का एक शहर है टोक्यो, है ना, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्की कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, भारत में कौन क्रेडिट एजेंसी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपकी क्रेडिट को बताता है कि आपकी क्रेडिट कम है अधिक है, ठीक है ना, तो क्रिसिल ये तो क्रेडिट एजेंसी है, केवर भी है, इका भी है, इस तरीके से आपका सभी है,
तो उपरोक्त तो सभी ए डी वाला आपका आंसर सही होगा। सभी क्या करती हैं। साथियों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है फिलिप्स वक्र किनके मध्य जो है संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र की बात कर रहे हैं, तो फिलिप्स वक्र ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ये वाला आपका आंसर सही होगा, बी वाला। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्लास्टिक प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए प्लास्टिक कोडेड से बना बैंक ड्राफ्ट होता है, प्लास्टिक कोडेड पेपर पर छपे करेंसी नोट्स होते हैं, प्लास्टिक धागों से लिपटे करेंसी नोट्स होते हैं, या मुख्यतः बैंकों के द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। मुख्यतः बैंकों के द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड्स को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, और इसे फ्यूचर मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस और रुझान को पैदा करती है। तो साथियों इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, व्यक्तिवाद की ओर जो बढ़ाता है, नहीं उपभोक्तावाद की ओर ये उन्मुख करता है। हाँ, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही होगा। तो क्या होगा, बी वाला समष्टिवाद की ओर बढ़ाता है, पूंजीवाद की ओर बढ़ाता है, ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी वाला आपका सही आंसर होगा। साथियों इस तरीके से हम लोग डेली प्रश्नोत्तरी में जो है प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, और आज के जो है क्वेश्चन पूरा हुआ। और साथियों अगर आपको यह हम लोगों का प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें, और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर की करें, जिससे कि जो है और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।